हेलो गाइस, वेलकम टू डाइजेस्ट कैम। जनरल सिलेबस डिस्कशन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी ईच बुक टॉपिक बाय वन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री, जो कि आपकी फर्स्ट ही यूनिट है। तो इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या रहेगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेन टॉपिक है हमारा, लेकिन उसमें हमारे क्या क्या कंटेंट रहेगा? फर्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ऑलरेडी हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं और ये थर्ड सेम में। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइक्लिक प्रोसेस, नेक्स्ट वन कार्नोट साइकिल, नेक्स्ट वन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें हमारा कार्नोट थ्योरम, एंड लास्ट टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी हम थर्ड सेम में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी जनरल आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है हमारी साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सभी में, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आता है ये। तो केमिस्ट्री में अगर मैं इसकी बात करूँ तो किसके रिगार्डिंग है ये? जनरली इंटरकन्वर्जन है हमारा हीट्स का वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर या कोई भी फिजिकल फिनोमिनन है उसमें कोई केमिकल या फिजिकल चेंजेज होता है, तो एनर्जी का कन्वर्जन है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। देखो नाम से ही इंडिकेशन मिल रही है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, थर्मो मीन्स टेम्परेचर रिलेटेड यानी कि एनर्जी रिलेटेड, और डायनेमिक्स मीन्स क्या है? चेंज ओवर टाइम, दैट इज़ एनर्जी। टाइम के साथ जो चेंज हो रही है हमारी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, थर्मोडायनेमिक्स हमारी ये रहेगी। आई होप क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे जो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट में एग्जांपल बात करती हूँ, फूड अगर हम खाते हैं तो क्या करता है, वो हमें एनर्जी देता है, केमिकल एनर्जी की हमारी क्या है, अगर हम चलते हैं कुछ भी वर्क करते हैं। देखो इसमें एक लड़का है जो बाइक ये साइकिल रन कर रहा है, तो हमारी क्या होगी, जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं मोशन की फॉर्म में, वो कहाँ से मिली हमें? फूड से मिली, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जब हम ऑयल, डीजल, पेट्रोल वगैरह गाड़ी में डालते हैं तभी गाड़ी चलती है, यानी कि जो केमिकल थे हमारे वो किस में कंज्यूम हो रहे हैं? मोशन एनर्जी में, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है आपकी। थर्ड एग्जांपल है, देखो सन से हमें रेडिएशन मिलती है। बिल्कुल लोअर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं आपके, वो सन रेज को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके तभी अपना क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, टीवी वगैरह देखते हैं हम, गेम वगैरह प्ले करते हैं, फ़ैन वगैरह ऑन करते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपकी क्या हो रही है? एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हम देखो, कोई भी अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात कर रही हूँ या सेकंड लॉ की बात कर रही हूँ, सेकंड लॉ यानी कि कोई ना कोई फर्स्ट लॉ भी होगा उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस रही होंगी, तभी हम दूसरे लॉ की नीड पड़ी है, ज़रूरत हुई है। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता था? फर्स्ट लॉ ये कहता था कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके फर्दर उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, जो भी उसने बताया वो सारा रॉन्ग बताया ना उसने डायरेक्ट। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बता रही हूँ कि फर्स्ट लॉ डजंट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उसने कोई एग्जांपल नहीं दिया, कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कि भी कैसे हमारी हीट फ्लो करेगी, वो हॉट से कोल्ड जाएगी या कोल्ड से हॉट जाएगी। यानी कि ये फर्स्ट लॉ की हमारी लिमिटेशंस रही, जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ की नीड हुई। तो यहाँ पर एक जर्नल से एग्जाम्पल दे रखा है आपका, देखिए जैसे हॉट बॉडी से हीट कहाँ ट्रांसफर दिखा रखी है मैंने? कोल्ड की तरफ। इन जनरल एक्चुअल प्रैक्टिस में, अपने एक्सपीरियंस में हमने देखा होगा कि हीट ऑटोमेटिक हमारी हॉट से कोल्ड की ओर मूव करती है, कोल्ड से हॉट की तरफ मूव नहीं करती है। यानी कि डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट लॉ ने हमें आइडिया नहीं दिया था। ठीक है। वैसे भी देखो जनरल एग्जांपल लेते हैं आप, कोई भी रोड को गर्म करते हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जिस कोल्ड एंड से आपने पकड़ा हुआ है रोड को, हीट कर रहे हो, तो ही ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका कोल्ड एंड गर्म होने लग जाएगा। यानी कि हीट क्या हो रही है, हॉट से कोल्ड की ओर ऑटोमेटिक आपकी मूव हो रही है, अपने आप क्या कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है। तो ये क्या थी इसकी डायरेक्शन के बारे में, जो फर्स्ट लॉ ने हमें कोई आइडिया नहीं दिया। चलिए मूव करते हैं सेकंड इसकी लिमिटेशंस की ओर। सेकंड लिमिटेशन क्या रही फर्स्ट लॉ की? इट हैज़ नो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस।
यहाँ स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन अक्कर करेगी अपने आप ऑटोमेटिक या नहीं करेगी, या कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें। अगर ऑटोमेटिक रिएक्शन रन कर रही है तो स्पॉन्टेनियस है। अगर हमारी रिएक्शन नहीं रन करती है, कुछ हमें फोर्सफुल इसको रन करवाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ मूव करेंगे, जो रिएक्शन होती नहीं है। तो इन्होंने फर्स्ट लॉ ने कोई आइडिया नहीं दिया कि भी कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी कि फिजिबिलिटी के बारे में उस प्रोसेस के कोई भी हमें आइडिया नहीं दिया, जो कि फर्स्ट लॉ की हमारी लिमिटेशंस रही और फर्दर सेकंड लॉ के आने की पॉसिबिलिटी रही। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ वाटर का। आप सभी को आइडिया है कि वाटर क्या होता है, हमारा हाइट से लो की ओर फ्लो करता है, यानी कि पानी हमारा क्या होगा, अपर लेवल से लोअर की ओर तरफ तरफ जाएगा। जैसे कि हम पहाड़ों में भी देखते हैं, पानी हमेशा हमारा हाइट से डेप्थ की ओर मूव करता है। ठीक है, अगर हमें पानी डेप्थ से हाइट की ओर मूव करवाना तो फोर्सफुली हमें एक्सटर्नल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे घरों में देखते हैं, हमें टंकी, ये मोटर की तरफ से हम टंकी में पानी फोर्सफुली एफर्ट से पानी हम ऊपर पहुंचाते हैं। यानी कि ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है, जो अपने आप अकर्स कर रहा है, वो क्या है, हमारा हाइट से लो की तरफ पानी की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, क्लियर। चलिए, थर्ड जो इसकी एंड लास्ट जो इसकी लिमिटेशंस है वो क्या थी। फर्स्ट लॉ डजंट गिव एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। जबकि फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि भाई हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को हम कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन जनरल प्रैक्टिस से हमें कोई ना कोई ये क्ल्यू मिलता है कि भाई हीट कम्प्लीटली हमें वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ सिस्टम और सराउंडिंग में हमारी हीट ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि फर्स्ट लॉ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक रही उसकी, जो उसने हमारी फर्स्ट लॉ ने जो ड्रॉबैक दी थी उसका कोई मतलब बेनिफिट्स नहीं था, इसलिए सेकंड लॉ को यहाँ पर हमने पुट अप करना पड़ा। ठीक है, अब सेकंड लॉ ने इन तीनों ड्रॉबैक्स को कैसे दूर किया, यानी कि किस डायरेक्शन के बारे में बताया, उसने फिजिबिलिटी के बारे में बताया और इक्विवेलेंस के बारे में बताया कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन किस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, सेकेंड लॉ ने दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए, एक तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और दूसरा उसने एनर्जी की डायरेक्शन के बारे में बताया, और एनर्जी को कम्प्लीटली हम हीट को कम्प्लीटली हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो सबसे पहले क्या किया उसने, किसकी हेल्प ली, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट स्टडी करने से पहले हम क्या स्टडी करेंगे, कार्नोट साइकिल के बारे में। उसने कॉन्सेप्ट, कार्नोट साइकिल का कॉन्सेप्ट लिया, जो एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कार्नोट साइकिल को हमने साइक्लिक प्रोसेस में स्टडी किया। कार्नोट साइकिल स्टडी करने से पहले मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करना चाहूँगी। साइक्लिक प्रोसेस होते क्या है एक्चुअल में, जिसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती हैं, यानी कि जहाँ से हमने वर्क करना स्टार्ट किया या कोई भी काम करना स्टार्ट किया हमने, बाद में हम फाइनल उसी पोजीशन पे आ गए, तो वो आपका कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो कार्नोट साइकिल भी हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस था, जिसमें हमने डिफरेंट प्रोसेस को स्टडी किया था। तो साइक्लिक प्रोसेस में मैं यहाँ पर देखो एग्जांपल दे रखा है पीवी डायग्राम में। मैं अगर फर्स्ट पाथ से सेकंड पाथ पे जाती हूँ, सेकंड से फिर मैं अगेन फर्स्ट पाथ पे आ जाती हूँ, तो आपका क्या रहेगा, ये प्रोसेस आपका साइक्लिक प्रोसेस रहेगा। अब देखो, इनिशियल पोजीशन हमारी सेम है, फाइनल पोजीशन हमारी सेम है, तो ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा आपका, जीरो। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो किसका सम है, हीट का और वर्क का। तो इसका मतलब यहाँ से इंटरनल एनर्जी जीरो होगी आपकी, तो यहाँ पर हमारी जो हीट है वो किसके बराबर होगी, टोटल डब्ल्यू नेट के बराबर होगी। मीन्स मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ वर्क किस में पॉसिबल है, साइक्लिक प्रोसेस में। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर ही काम किया, आइडियल कंडीशन लेके, और मैक्सिमम वर्क हमने काउंट करने की कोशिश की कि भी कितना हम वर्क निकाल सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट है कि भी सेकंड लॉ के स्टेटमेंट से पहले हम कार्नोट साइकिल बढ़ते हैं। तो चलिए कार्नोट साइकिल स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्या रहेगा आपका कार्नोट साइकिल का, कार्नोट साइकिल का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए हीट इंजन दैट हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। यानी कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते हम, कोई भी ऐसे मशीन नहीं बना सकते जो 100% आपका एफिशिएंट हो, यानी कि 100% काम करने में वो कैपेबल है आपका। या दूसरा कहें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए हीट इंजन दैट डजेंट एग्जॉस्ट हीट टू द इन्वायरमेंट, कि ऐसा कोई भी मशीन नहीं है कि वो इन्वायरमेंट को या सिस्टम या सराउंडिंग को कहीं ना कहीं हीट एग्जॉस्ट ना करे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। अब
क्या कहते हैं, अगर मैं एक नोट करके देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कार्नोट साइकिल के बारे में, इट्स प्रोवाइड्स एन अपर लिमिट ऑन द एफिशिएंसी दैट एनी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स इंजन कैन अचीव ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट देता है कि जितनी हम हीट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट देता है हमारी। अब हमें देखना है कि वो 100% तो है नहीं, यानी कि लेस देन 100% होगा, यानी कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। ये किससे है आइडिया लगेगा हमें, कार्नोट साइकिल से, जिसमें हम डेफिनेट 100% आइडियल कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल में आपके टोटल 4 प्रोसेस होते हैं: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कितने प्रोसेस हुए हैं हमारे पास, 4 प्रोसेस हुए। तो अब बात करते हैं हम अजम्पशन की, किसमें क्या कंसिडर करके चले हम। पहली बात, द वर्किंग मटेरियल शुड बी परफेक्ट गैस, यानी कि जो भी हम इसके अंदर वर्किंग मटेरियल लेंगे वो एक परफेक्ट गैस होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, द मोशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर इज फ्रिक्शनलेस। हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे या प्रेशर डिक्रीज करेंगे, जो पिस्टन यूज़ कर रहे हैं वो फ्रिक्शनलेस, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। द थर्ड वन बट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो इसमें अजम्पशन है वो है द एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि हमें ऐसा एफर्ट लगाना है कि उसकी जो एंट्रोपी है ओवरऑल, जो हमारे सिलेंडर के अंदर हम गैस लेंगे वो ओवरऑल हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। Means the working substance is to be placed in the cylinder which expand and compress and makes the piston to move and up down विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसेस। यानी कि जो भी वर्किंग सब्सटेंस लेंगे, पिस्टन का फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होगा और उसको अप्स एंड डाउन्स हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से मूव कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारे अजम्पशन रहेंगे, तभी हमारा क्या होगा, फर्दर हम मैक्सिमम कंडीशन अचीव कर सकते हैं उसके अंदर कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी क्या होगी। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, जो 4 प्रोसेस मैंने बात की है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक्चुअल में क्या रहेगा आपका, आइसोथर्मल से हम जो भी ग्राफ गेन करेंगे ए टू बी जाएगा एक्सपेंशन के केस में, कंप्रेशन के ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में बी टू सी का रो रहेगा, और आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में सी टू डी का रो रहेगा, और एडियाबैटिक जो लास्ट जो आपका प्रोसेस रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में डी टू ए रहेगा। अब पीवी डायग्राम है ये, 4 स्टेप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी। स्टार्टिंग में हम V1 वॉल्यूम लेके चलेंगे, सेकंड में V2, फिर V3 हो जाएगी, फिर V4 एंड एट लास्ट आपकी V1 ही आ जाएगी, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस रहेगा आपका। अब आइसोथर्मल में टेम्परेचर आपका T2 रहेगा, और फिर जब एडियाबैटिक में बात करेंगे हमारा T2 से T1 डिक्रीज होगा फर्स्ट इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, और फिर हमारा जो D2A ग्राफ में जाएंगे उसमें T1 से T2 फिर से इंक्रीज हो जाएगा हमारा। ये 4 प्रोसेस रहेंगे, आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, चलिए हम 4 कंडीशन को अचीव कैसे करेंगे वो बात करते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आपकी जो फर्स्ट में स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये कंडीशन वेरी केयरफुली अटेन करनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आपकी क्या होगी, एनर्जी अगर आपकी चेंज हो रही है, टेम्परेचर आपका वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट क्या रहेगी, देखो ये सोर्स है, सोर्स हमारा T2 टेम्परेचर पे है जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा Q2 को, ताकि टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। इस सिलेंडर के लिए अंदर हमने 1 मोल ऑफ आइडल गैस ली है, परफेक्ट गैस ली है, जिसकी वॉल्यूम V1 है, T2 टेम्परेचर है। हम गैस को अलाउ करवाते हैं कि वो एक्सपेंड करे V1 वॉल्यूम से V2 के लिए, तो पिस्टन धीरे धीरे हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। और यानी कि सिस्टम ने इस केस में काम किया है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो साइन अगर मैं यहाँ पर W1 वर्क रिप्रेजेंट करूँ कि इस केस में मेरा W1 वर्क डन हुआ है, तो W1 नेगेटिव रहेगा आपका, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। Q2 हीट रहेगी, पहले ही रिलेशन निकाल लिया हमने साइक्लिक प्रोसेस में W1 और Q2 का। तो ये इसमें आइसोथर्मल में वर्क डन क्या रहेगा, R
रियल गैस को ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, T2 लिया है यहाँ पर, ln नेचुरल लॉगरिथम है और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है आपकी V1 से V2, तो यानी कि क्या रहेगा RT2 ln V2 बाई V1। और जो इसका ग्राफ रहेगा, कर्व रहेगा, वो रहेगा आपका AB। क्लियर? जो वर्क डन की कैलकुलेशन है W1 से रिप्रेजेंट की है। फर्स्ट जो स्टेप है आपका, जो कर्व A से B का वर्क है, आई थिंक क्लियर है। ओके, चलिए स्टार्ट नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में क्या है आपका, इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ पर हीट क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन रहे सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा, इंसुलेटेड बेस पे इसको रख देते हैं तो हीट हमारी एब्जॉर्ब नहीं होगी। इंसुलेटेड वॉल्स है, कहीं से हीट आपकी ना तो एंटर कर रही है ना रिमूव कर रही है, क्योंकि ओवरऑल हीट कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने वॉल्यूम V2 से V3 चेंज की है, एक्सपेंशन किया है। धीरे धीरे पिस्टन हम चेंज करें, लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है इसमें, टेम्परेचर हमारा चेंज होगा T2 से T1, लेकिन ओवरऑल हमारा क्या है इसमें जो हमारा T2 से T1 डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो हीट है वो आपकी एज इट इज़ रहेगी, हीट आपकी फिक्स रहेगी। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम ने काम किया है, नेगेटिव है। W2 से मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो W2 इज इक्वल टू CV T1 माइनस T2। ठीक है, अब यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, तो T2 माइनस T1। ठीक है, CV हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर नेग्लिजिबल चेंज होता है, नियर अबाउट हम कंसिडर कर लेते हैं कि वॉल्यूम हमारे ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आइसोथर्मल कंप्रेशन। थर्ड स्टेप जो रहेगा, जो कर्व मिलेगा आपको, ये ये पहले वाला था AB, फिर CD, ये D, ये आपका रहेगा BC, CD कर्व रहेगा आपका। ये CD कर्व में मैंने क्या किया, कंप्रेस करें सिस्टम को, पिस्टन हमारा अंदर की ओर मूव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसको सिलेंडर को गैस के हमने किसके ऊपर पुटअप किया है, सिंक के ऊपर, जिसका टेम्परेचर T1 है और हीट गिवन आउट है Q1। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा वर्क काम कौन कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि हमारा पॉजिटिव रहेगा, और हीट गिवन बाय द सिस्टम दैट इज़ नेगेटिव। और वर्क डन क्या रहेगा आपका, टेम्परेचर जो इसमें वेरिएशंस है, हमारा टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो हमारा क्या है, सॉरी टेम्परेचर एज इट इज़ है T1, तो RT1 ln V4 बाई V3, एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम V3 टू V4। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड रही है हमारी। अब लास्ट स्टेप की ओर मूव करते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में सिस्टम को कंप्रेस किया गया है, हीट को कांस्टेंट रखा गया है, टेम्परेचर में भी वेरी, और टेम्परेचर इस केस में राइज करता है आपका T1 से T2। ठीक है, पाथ रहेगा हमारा DA, टोटल वर्क डन। मैं यहाँ पर इस प्रोसेस में W4 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। W4 क्या रहेगा आपका, CV T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर फोर्थ एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में। वॉल्यूम चेंज हुई आपकी V4 से V1, यानी कि हम फिर से इनिशियल स्टेट पे आ गए, पूरा साइक्लिक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि आपका क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, जिसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हीट हमारी कंप्लीट कितना हमारा वर्क डन देंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं उसकी, कि मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हमारे पास 100% आइडल कंडीशन होगी, क्योंकि बाकी तो हमारे पास नॉर्मल इन जनरल जो हमारे पास डेली लाइफ में होती है वो लेस देन ही आइडल कंडीशन होती है। यानी कि वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भी टोटल वर्क डन अगर आइडल केस में इतना है, इतना कन्वर्जन मिलता है, तो नॉर्मल जो केस है, क्लासिकल जो केस है हमारी इन जनरल जो लाइफ है उसमें, तो उससे लेस ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 100% एफिशिएंट मिलता है, जब आइडल ही हमारा 100% एफिशिएंट नहीं मिलता, तो इन जनरल जो रियल केसेज है उसमें 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब चलिए चारों इक्वेशन की कैलकुलेशन के बाद टोटल वर्क डन क्या होगा आपका साइक्लिक प्रोसेस में, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, चारों को हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ओवरऑल साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, सेम रहेगा, यानी कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वर्क डन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। और जो फिफ्थ इक्वेशन मिलेगी मुझे, जस्ट मिलेगी आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन की वजह से।
क्लियर है। अब फिफ्थ इक्वेशन में मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहूँगी, वैल्यू को चेंज करना चाहूँगी V1 V2 V3 V4, ताकि हमारे पास एक इन जनरल इक्वेशन बन जाए। तो इसको किसकी हेल्प से करेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन के जो एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है उनकी हेल्प से, ताकि हमें वहाँ से रिलेशन पता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का टीवी गामा -1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है। ऑलरेडी जो फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स थे उसमें हमने स्टडी किया था। तो चलिए ग्राफ में देखो, पहले तो जो T2V1 है ए ओ कौन से कर्व पे है, ए डी पे है, ए पे, और T1V4 है डी पे, यानी कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन रहेगा। और बी और सी पॉइंट को देखो, T2V2 T1V3, तो यहाँ से हम एडियाबैटिक वाले कंडीशन लगा के T2V2 गामा -1 इज इक्वल टू T1V3 गामा -1। सेकेंड इक्वेशन T2V1 गामा -1 इज इक्वल टू T1V4 गामा -1। एक बार अगर आपको ये नहीं ध्यान हो तो थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर मेरे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को डिवाइड करके मैं वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ। V4/V3 किसके इक्वल आ जाएगा, आपका V1/V2। अब देखिए यहाँ पर हम V4/V3 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर फिफ्थ थी वहाँ पुट अप कर देते हैं V1/V2। वहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RT2 ln V2/V1 प्लस RT1 ln V1/V2। अब क्या डिफरेंस है यहाँ पर, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है आपकी, यानी कि हम क्या करेंगे, प्लस ये नेचुरल लॉगरिथम को अगर मान लिया चेंज करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो को, तो आगे माइनस साइन आ जाता है, माइनस पावर होती है जो आगे आ जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी -RT1 ln V2/V1। अब मैं यहाँ से R गैस कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं, ln V2/V1 कॉमन आ गया तो T2 - T1। तो ओवरऑल जो वर्क डन है आपका क्या रहेगा, आपका RT2 - T1 ln V2/ क्या होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस में। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट, कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपनी क्यूरी डाल सकते हैं कि क्या है ऑब्जेक्शन आपको। होप क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट रहेगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, अब एफिशिएंसी क्या है, यानी कि कैपेबिलिटी क्या है किसी भी साइकिल की काम करने की, कितना एफिशिएंट है वो, जैसे कि कितना काम कर सकता है, कितनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर, वो चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम। तो एफिशिएंसी क्या होगी आपकी कार्नोट साइकिल की, रेशियो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट द हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे जितनी उसने हीट एब्जॉर्ब की होगी उतना ही हमारा क्या होगा, वो टोटल एफिशिएंसी होगी। ईटा एफिशिएंसी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हीट हायर टेम्परेचर पे कितनी एब्जॉर्ब किया उसने, Q2। तो ईटा एफिशिएंसी क्या होगी आपकी W/Q2। W टोटल वर्क डन अभी हमने इक्वेशन नंबर 6 में आपने कैलकुलेट किया, वो वैल्यू पुट अप कर देंगे, और Q2 हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, Q2 हमारी जो हीट एब्जॉर्ब है सेकंड स्टेप में, ये एडियाबैटिक इसके कंप्रेशन में वो वैल्यू पुट की। तो यहाँ से देखो RT, ये R ln V2/V1 वाला फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, जस्ट T2 - T1/T2। जो एफिशिएंसी है टोटल वो T2 - T1/T2। ठीक है, जितना ज़्यादा T1 और T2 के बीच में डिफरेंस होगा उतनी ही उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। हमारा जस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, T1 और T2। वर्किंग सब्सटेंस क्या था आपका, आइडियल गैस है, यानी कि गैस के ऊपर आपका डिपेंड नहीं कर सकता है, हमारे सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है एफिशिएंसी की, वो कितना एफिशिएंट है, कितना काम करेगा, कितना कन्वर्जन पॉसिबल है हीट का वर्क में, वर्क का हीट में। तो ये जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आपका। क्लियर है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो कार्नोट साइकिल है आपका वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जस्ट पे डिपेंड करते हैं। चलिए फर्दर हम कंक्लूड, एक दो पॉइंट है जो मैथमेटिकल इक्वेशन है 7, उससे कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअल में है क्या साइक्लिक प्रोसेस में, जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतना ही टोटल वर्क डन है। अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, हीट एब्जॉर्ब कितनी है टोटल नेट, Q2 - Q1, Q1 सेकेंड स्टेप की थी, W टोटल वर्क डन है। तो देयरफॉर हमारी एफिशिएंसी Q की रिलेशन, उसमें रिलेशन क्या रहेगा, जैसे T2 - T1/T2 है वैसे ही Q2 - Q1/Q2 रहेगा। अब इक्वेशन नंबर 8 से देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन है ईटा इज इक्वल टू T2 - T1/T2। अब देखिए सिंपल, अगर मैं T1 0 पुटअप कर दूँ, ईटा मैक्सिमम मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, T1 मैंने 0 पुट कर दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, T1 अगर 0 हो गया तो उस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा,
और उसी केस में हमारी मैक्सिमम वर्क डन होगा, सॉरी, और मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भी हमारा T1 0 हो जाए सेकंड प्रोसेस में, हमारा मतलब T1 0 हो जाए, क्योंकि T1 0 हो गया तो वहाँ पर एडियाबेटिक कंडीशन को अटेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, टेम्परेचर को कुछ ना कुछ चेंज होता चला जाएगा। और टेम्परेचर वन ऑफ द सिंक या सोर्स का अगर आपका 0 हो गया तो यानी कि सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा, आइडल कंडीशन को हम अटेन नहीं करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो इम्पॉसिबल है, T1 0 नहीं हो सकता, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन नहीं हो सकता, कंप्लीट हीट का कन्वर्जन हमारा वर्क डन में नहीं हो सकता, 100% कोई भी सिस्टम एफिशिएंट नहीं हो सकता। और मोस्ट एफिशिएंट इंजन क्या है आपका, कार्नोट साइकिल है, वो भी हमारा लेस देन 100% है। ठीक है, तो सारे के सारे क्लासिकल इंजन कितने होंगे, हमारे आइडल से तो बिलो ही होंगे, इसलिए कहते हैं कि भी टोटल हीट का कन्वर्जन टोटल वर्क डन में नहीं हो सकता, मैक्सिमम हो सकता है बट 100% नहीं हो सकता है, मैक्सिमम आइडल के केस में, और लेस देन आइडल के केस में हमारा क्लासिकल में होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, अगर T1 T2 के इक्वल हो जाए तो ओवरऑल ईटा 0, यानी कि उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। T1 टेम्परेचर ऑफ सिंक है, T2 टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। होप क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि कंप्लीट हीट का कन्वर्जन कंप्लीट वर्क में नहीं हो सकता है, हमारा हीट का जितनी हीट हमने दी है कुछ न कुछ उसकी एनवायरनमेंट में हमारी एडजस्ट हो जाएगी, सिस्टम या सराउंडिंग में कुछ न कुछ थर्मल या कुछ न कुछ और इफेक्ट हमारी वो वहाँ पर ड्रॉप आउट करेगी, और ओवरऑल कंप्लीट कन्वर्जन हमारा पॉसिबल नहीं है। आई थिंक क्लियर। अटेन किया है, और इसमें एडियाबेटिक या ये फिर कहें कि हमने ये भी कहा है कि भी ये आइसो एंटरोपिक होना चाहिए, एंट्रोपी चेंज नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने अज्यूम करके चले हैं इस चीज़ को, क्योंकि एंट्रोपी वेरी कर गई तो ओवरऑल सिस्टम हमारा चेंज हो जाएगा, आइडियल कंडीशन हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोथर्मल तो वेरी स्लो स्टेप में होना चाहिए, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, यानी कि चार जो स्टेप है हमारे किस कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, वेरी स्लो। तो इन चारों स्टेप को अल्टरनेट वे में अटेन करना है एक्चुअल प्रैक्टिस में, इन जनरल लाइफ में, इन क्लासिकल वे में इम्पॉसिबल है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। मतलब ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है, एक्चुअल में ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक हाइपोथेटिकल वे है जिससे हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि मैक्सिमम वर्क डन इतना हो सकता है उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए कोई आइडल, ये कार्नोट साइकिल जैसी आइडल चीज़ है एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, इससे लेस ही हमारी क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब ये कंडीशन अटेन ही नहीं होंगी तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, वेरिएशन होगा तो कुछ ना कुछ हीट एग्जॉस्ट होगी, हीट एग्जॉस्ट होगी तो ओवरऑल हीट का कन्वर्जन वर्क में नहीं होगा, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल था या रीज़न था सेकंड लॉ के आउटकम्स का, और लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की, जिसने ये कहा था कि भी कंप्लीट हीट को हम कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप ये आपके लिए क्लियर होगा। आपके जो भी डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग कि सेकंड लॉ को हम क्यों पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो गया होगा, इसलिए हमने सेकंड लॉ के स्टेटमेंट से पहले कार्नोट साइकिल को स्टडी किया था, और साइक्लिक इसकी लिमिटेशन क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है जो आइडियल कंडीशन में लेके हमने 100% एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए किया था, लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ, एफिशिएंसी लेस देन 100% है आपकी। ठीक है, चलिए अब कार्नोट थ्योरम की बात करते हैं। कार्नोट थ्योरम है क्या आपकी, कार्नोट थ्योरम जिसने ये कार्नोट साइकिल दिया था हमारे निकोलस साडे कार्नोट ने, उसी ने कार्नोट थ्योरम को आगे डिफाइन किया है। एक्चुअल में कार्नोट थ्योरम किसके बेसिस पे है, के बेसिस पे है कि इट स्टेट दैट हीट इंजन दैट आर वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वर्स आर लेस एफिशिएंट देन द कार्नोट हीट इंजन दैट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम रिजर्वर्स। यानी कि हम दो इंजन की बात करें, एक कार्नोट साइकिल है और दूसरा सिंपल क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल हमारी जो इन जनरल लाइफ में कोई हीट इंजन है। अब देखो
इंजन की हमने पता कर लिया कि भी कार्नोट साइकिल है वो वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जस्ट दो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, T1 और T2 सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पे। तो हमने एक आइडल कंडीशन ली है, एक आइडल इंजन लिया है और दूसरा हीट इंजन लिया है। दोनों सेम टेम्परेचर T1 T2 दोनों का सेम है। अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो जो कार्नोट साइकिल है आइडल कंडीशन में वो मोर एफिशिएंट होगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल हीट इंजन के, यानी कि उसकी एफिशिएंसी लेस देन होगी हमारी आइडल इंजन से, और आइडल की हमारी 100% नहीं होगी, वो भी लेस देन 100% होगी। यानी कि मोर एफिशिएंट आपका अगर हीट है, मोर एफिशिएंट इंजन है तो वो कार्नोट हीट इंजन है, कार्नोट साइकिल है, और सिंपल जो क्लासिकल हीट इंजन है वो लेस एफिशिएंट है देन द आइडल हीट इंजन। क्लियर है? अब बात करते हैं स्टेटमेंट। उनको ओवरकम करने के लिए इसने स्टेटमेंट दी है। पहले तो उन तीनों को उसने रिमूव किया। अब यहीं से देखो, फर्स्ट जो केल्विन स्टेटमेंट थी फर्स्ट साइंटिस्ट ने दी थी वो थी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कम्प्लीटली इनटू वर्क विदाउट लिविंग सम इफेक्ट इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि भी हीट को कम्प्लीटली वर्क में आप कन्वर्ट कर रहे हो और सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट आप शो नहीं कर रहे हो। सिस्टम आपका क्या होता है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, सराउंडिंग रिमेनिंग अदर सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट आपको शो जरूर होगा। हीट कुछ ना कुछ आपकी कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट ना होने के बजाय कुछ ना कुछ वो एडजस्ट हो जाएगी वहाँ पर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सेकेंड स्टेटमेंट है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए प्रीपैचुअल मशीन विच ऑपरेट्स सोलरली बाय रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम ए थर्मल रिजर्वर। यानी कि ये जो कार्नोट साइकिल से ये स्टेटमेंट निकल के आई है कि भी कार्नोट हमने एक मशीन बनाने की कोशिश की, कार्नोट साइकिल जो 100% आइडल था, 100% एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन हम उसमें फेल हो गए। वो 100% एफिशिएंट नहीं होता, वो लेस दैन 100% होता है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट में इसमें आउटकम्स आ गए कि भी कोई भी मशीन 100% आपकी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जिसमें हमारी कुछ ना कुछ हीट उसके सिंक या सोर्स के पास से हमारी लॉस ना हो, यानी कि लॉस सॉरी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर ना हो, ठीक है। कंप्लीटली एडियाबैटिक नहीं हो सकता वहाँ पर, कंप्लीट 100% आपका एफिशिएंट नहीं हो सकता, लेस देन 100% होगा। यानी कि एक ही पॉइंट है इसका, कंप्लीट हीट का, हम हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्लेसियस स्टेटमेंट, इट कोल्ड एंड से हॉट एंड की ओर मूव कर सकते हैं। यानी कि इन जनरल तो क्या होता है आपका, हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन कोल्ड से हॉट की तरफ हम ऑटोमेटिक मूव नहीं कर सकते। एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से या एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से ही हम उसको मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपने आप एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ये हमारा एक फोर्सफुली प्रोसेस है। तो तीनों ही जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस थी इसने हमारी क्या कर दी है, सॉर्ट आउट कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपकी क्लियर होगी, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन दूर होगी, हमारी सेकंड लॉ की स्टेटमेंट आपके आ गई। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जो इसका कंटेंट था, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड लॉ को बेसिक डेफिनेशंस क्या है, रीज़न क्यों था सेकंड लॉ को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों रीज़न था साइक्लिक ये कार्नोट साइकिल को स्टडी कर रहे हैं, ये सारी आपकी क्यूरीज जो है इसके अंदर सॉर्ट आउट होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा कुछ न्यूमेरिकल पोर्सन से के रिगार्डिंग रहेगा इसका, कार्नोट साइकिल पे ला पे कि हम किस टाइप से सिंक सोर्स के टेम्परेचर को कितना वेरी इंक्रीज डिक्रीज करके हम उस